हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग। जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2021 से 26 के बीच, राइट, 26 के लिए इस पॉलिसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके कंसर्न है रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आई होप आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट कवर करा है, राइट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, राइट। इसके रिगार्डिंग देखते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा होगा, ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये सारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। द मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री was held on 12th January 2021 on the subject of new foreign trade policy for the tenure of 2021-2022, राइट। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो उसने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा। जो मीटिंग हमारी 12 जनवरी 2021 को हुई थी, किस सब्जेक्ट के पे हुई थी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे। इसका टेन्योर के रिगार्डिंग, जो इसका टेन्योर है 5 ईयर, इसके रिगार्डिंग हुई थी। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, वो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उन्होंने इस मीटिंग को चेयर करा था और उनके साथ में जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर थे और सीनियर ऑफिसर थे, राइट। उन्होंने इस मीटिंग को साथ में अटेंड किया था। यानी जो जितना भी पूरा ग्रुप था हरदीप सिंह पुरी के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके साथ उन्होंने मिलकर इसको डिस्कस किया था, इस मीटिंग को, राइट। द मेन मिशन of the new foreign trade policy is to make India a leader in the international trade in the last 5 years, right। इस बेसिकली जो पॉलिसी का मोटो था, राइट, कि इंडिया को एक लीडर बनाना है इंटरनेशनल ट्रेड में नेक्स्ट 5 इयर्स में। जो इसका ड्यूरेशन है 21 to 26, इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया को एक लीडर बनाना है इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड में। इसका बेसिकली इसका ये मिशन है। तो मिशन भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मिशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पुट अप होता है, राइट। लास्ट पॉइंट कहता है, द एफटीपी आउटलाइंस द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। जो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, राइट, इसकी जो आउटलाइंस है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है कि जो हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है गुड्स, उसको इंक्रीज करना है, इसलिए जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाए, राइट। तो बेसिकली ये इनका मोटो है यहाँ पे। तो आपको इसका पता लग गया होगा कि जो इसके किस मिनिस्ट्री के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको बनाती है। आपको क्लियर हो गया कि कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेट होती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो इसको फॉर्मुलेट करती है आफ्टर 5 इयर्स, राइट। अब देखते हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली है क्या। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखते हैं। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया इज अ बेसिकली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, क्योंकि पॉलिसी जो वर्ड है वो मीनिंग ही उसका ये होता है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली पॉलिसी का मतलब ये होता है फॉरेन इंटरनेशनल, राइट, ट्रेड, दो कंट्री के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसकी तो पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है, राइट, फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली जितने भी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, राइट, वो इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आते हैं रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जितने भी हम गुड्स और सर्विसेज को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग जितने भी जो सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो सब इस पॉलिसी के अंदर आते हैं, गाइस, राइट। तो आपको पता लग गया कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। दिस पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द डीजीएफटी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि डीजीएफटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको ये फॉर्मुलेट करता है इस पॉलिसी को, विच इज द गवर्निंग बॉडी टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो बेसिकली फॉरेन डीजीएफटी है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का ये एक पार्ट है, उसका एक अटेस्ट एक पार्ट है। तो जो बनाता कौन है इस पॉलिसी को, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाती है, पर इसको चलाता कौन है? भाई किसी ने बनाया तो कुछ चलाएगा भी डेफिनेटली, तो चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डीजीएफटी है, राइट। जितनी भी इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे उनको सारा डीजीएफटी ही बनाएगा। तो डीजीएफटी एक डिपार्टमेंट है जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, राइट। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। द पॉलिसी इज नोटिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये जो पॉलिसी है वो 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती है एंड इट इज अपडेटेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और ये जो पॉलिसी है इसका जो ड्यूरेशन है वो तो 5 ईयर्स है, राइट, पर इसमें एवरी ईयर 31 ऑफ मार्च इसमें कुछ अपडेशन भी होता है, आप अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। एंड कम्स टू द इन द इफेक्ट, जो आप अपडेट करते हैं वो कब इफेक्ट में आता है? 1 अप्रैल को इफेक्ट में आता है, राइट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इसका ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है, पर इसमें हम एवरी ईयर इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, राइट। और जो अपडेट करते हैं वो कब करते हैं? 31 ऑफ मार्च करते हैं, और कब इफेक्ट में आता है? वो 1 अप्रैल इफेक्ट में आता है, राइट। थ्रू द पॉलिसी कवर द एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड गुड्स, राइट। इस पॉलिसी के थ्रू जितने भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन सारे इशारों को हम कवर करते हैं, राइट। इट्स प्राइमरी एम्स टू फैसिलिटेट trade by the reducing the cost of transaction time by making the Indian export competitive globally। बेसिकली जिसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है कि जो ट्रेड है, राइट, उस ट्रेड को फैसिलिटेट करना है इन द टर्म ऑफ टाइम, और जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। यानी जितनी भी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उस एक्सपोर्ट में जितना बेटर होगा कि उसको जो टाइम बहुत कम लगे, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है बहुत कम हो, राइट। तो इनको सारे को हम रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ग्लोबली ग्रोथ करे, राइट। तो ये बेसिकली इनका ये मोटो रहता है। यहाँ पे देखते हैं फर्दर। अब इसमें हम डीजीएफटी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया, पर हम जो अब डिस्कस करेंगे वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। DGFT ऑर्गेनाइजेशन इज अटेस्ट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, एंड इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और जो इसको हेडेड करते हैं वो डीजीएफटी कहता है, राइट फ्रॉम इट्स इंस्पेक्शन टिल 1991, राइट, व्हेन द लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टुक प्लेस। जब हम यहाँ पे जो एलपीजी मॉडल आया था 1991 में, एलपीजी आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, राइट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय ही जो 1991 में तभी इसका इंस्पेक्शन हुआ था, राइट। पहली पॉलिसीज जो आई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वो 1992 में आई है। तो लगातार आफ्टर 5 ईयर्स के बाद ये पॉलिसीज आती रही है, राइट। पहली पॉलिसीज 1992 में आई थी आफ्टर जो हमारा लिबरलाइजेशन एलपीजी मॉडल आया था 1991 में, तो उसके बाद ही पॉलिसी को लाया गया था, राइट। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एसेंशियली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन एंड द प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द रेगुलेशन। बेसिकली इसका जो मोटो रहता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो रूल्स एंड प्रमोशन है फॉरेन ट्रेड के, वो सारे इसी के अंदर आते हैं, राइट। कीपिंग इन लाइन विद द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। तो जो हम क्या जैसे देखते हैं कि जो लिबरलाइजेशन था, राइट, या जो ग्लोबलाइजेशन था, तो उसी को ध्यान में रखते, उसी लाइन में रखते हुए इसका जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो हमने अपने जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करना है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना एक्सपोर्ट करना है, कम से कम हमें अपना इंपोर्ट करना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे यही मोटो रहता है कि हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, राइट। DGFT has been assigned to the role of facilitator। जब से जो DGFT आया है उसने एक रोल प्ले करा है, किस प्रकार? फैसिलिटेटर के रिगार्डिंग उसने एक रोल प्ले करा है। द डायरेक्टरेट
दिस डायरेक्टेड विद द हेडक्वार्टर इन द न्यू दिल्ली। जो DGFT है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, राइट, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंडियन एक्सपोर्ट। इसका जो हेड ऑफिस वो दिल्ली में है और बेसिकली इसका जो मोटो है इंडियन एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। DGFT आल्सो issues scripts authorization to exporter, monitors their corresponding obligations through a network of 24 regional office। इसके जो DGFT के 24 रीजनल ऑफिस इन द डिफरेंट लोकेशन, राइट, तो उन पे सारे जो ऑथराइजेशन करता है ये स्क्रिप्ट करता है। जितने भी एक्सपोर्टर हो रहे हैं, जितना भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी मॉनिटर्स हैं, उनको पूरा उन पे जो पूरा उनको मैनेज करता है, राइट। अब आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है IEE। कभी कभी इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं और इसका कंसेप्ट भी पूछा जाता है। IEC इसका मतलब होता है इन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्ट कोड। एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोड होता है जिसके रिगार्डिंग जब हम कभी भी कोई इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी होता है, राइट। तो देखते हैं कि एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड इज अ की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है विच मैंडेटरी फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या इम्पोर्ट टू इंडिया। जब इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में हम इम्पोर्ट करते हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी एक नंबर है जो आपको लेना पड़ता है। कौन देता है? इसे DGFT देता है, राइट। आप DGFT की साइट पे जाएंगे, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। No export or import shall be made by any person without obtaining a importer and exporter code, right, unless specifically exempted, right। यानी कोई भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो आप इसके बगैर नहीं कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है वो उसके बगैर नहीं कर सकता, उसको एक IEC नंबर लेना ही पड़ेगा, तभी वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। पर कुछ केसेस में यहाँ पे इसको छूट दी गई है, कुछ केसेस में ये स्पेशली एग्जेम्प्टेड भी है, राइट। अब नेक्स्ट जो आती है इसके अंदर जो स्कीम है एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप ध्यान से कंसेप्ट को देखिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम क्या है। बेसिकली जो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम है अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट of imports, right, which are basically incorporated in the export product। जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है वो बेसिकली अलाउ करती है, किसको अलाउ करती है? जितने भी जो इनपुट्स हैं, राइट, उनका जो इंपोर्ट हो रहा है उन पर जो ड्यूटी लग रही है उसको फ्री करती है, राइट। एंड आप देख सकते हैं जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं उनको जब इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो उन पर वो ड्यूटी फ्री हो जाते हैं, विच आर बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो जिनसे हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स आता है वो हमारा ड्यूटी फ्री होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ आपको कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है। यानी कोई भी हम इनपुट यानी कोई भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारा मोटो क्या है उस रॉ मटेरियल के कि हम उस रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। उसके लिए उस पर ड्यूटी फ्री करना ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर आता है, राइट। इन एडिशन टू एनी इनपुट पैकेजिंग मटेरियल, फ्यूल, ऑयल, catalyst which is consumed or utilized in the process of the production of export products is also allowed, right। इसमें यही बताया गया है कि जितने भी जो इनपुट्स हैं जैसे पैकेजिंग मटेरियल हो गया या फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, तो वो सारे इसी प्रोसेस के अंदर आते हैं, तो उनको ड्यूटी फ्री करना ही यही मोटो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG scheme is to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness, right। जो EPCG स्कीम है ये फैसिलिटेट्स करती है जितने भी जो हम कैपिटल गुड्स हैं, राइट, उनको जब हम इंपोर्ट करते हैं उनमें फैसिलिटेट्स करती है फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज।
हम ऐसे गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, हम ऐसे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स में जो मशीनरी वगैरह हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट। उसको फैसिलिटेट करते हैं ताकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो कम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच सके, बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस हो, इसलिए ये ईपीसीजी स्कीम वर्क करती है, राइट। ईपीसीजी स्कीम अलाउ import of capital goods for प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम ड्यूटी। तो बेसिकली जो ईपीसीजी स्कीम है वो अलाउ करती है इंपोर्ट करने के लिए कैपिटल गुड्स, यानी प्रोडक्शन से पहले अलाउ करती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन के ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन भी अलाउ करती है एट अ जीरो कस्टम ड्यूटी। इस पर कोई भी किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं होती है। तो ये अलाउ करती है जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो हमारा यहाँ पर मोटो रहता है वो ये रहता है कि हम कैपिटल गुड्स हैं उनको हम इंपोर्ट करें ड्यूटी फ्री, ताकि हम बहुत अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, राइट। तो बेसिकली इसमें ये रहता है। तो आई होप आपका ईपीसीजी स्कीम क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। इससे जो पहले पॉलिसी थी जो 2015 से 2020 में आई थी, इस पॉलिसी को भी हम थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं, राइट। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 ईयर अनाउंस हुई थी 2015 में, उसको थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो 2 न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो प्रीवियस जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में ही पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में इन स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो स्कीम है MESI और सेकेंड है SESI, राइट। तो इनकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। MEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, राइट। और जो SEIS होता है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन स्कीम, राइट। इसके अलावा क्या है, सपोर्ट इंटेंडेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ऐसी जोन है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करा गया था, राइट। तो आप जानते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसको थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि जो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, राइट, हर जैसे कंट्री हमारी इंडिया है, राइट, तो हमारे जो नोएडा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, तो वो बहुत ही उसमें किसी प्रकार की ड्यूटीज इंपोज नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट, उनका वो सारे प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट के पर्पज से बन रहे हैं। यानी कोई ऐसा प्लेस जिसे गवर्नमेंट एक सहयोग करती है, गवर्नमेंट अपना एक प्लेस बनाती है कि यहाँ पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो सारी एक्सपोर्ट पर्पज से होगी। तो उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर स्थान को वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही मोटो रहता है कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज से ली हुई। तो जितने भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं या जो प्रोड्यूसर है, तो उनको बहुत सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, राइट। फिर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मेड फ्रीली ट्रांसफरेबल, रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉर डोमेस्टिक प्रिक्योरमेंट अंडर ईपीसीजी स्कीम। इसमें जो ईपीसीजी स्कीम थी, ईपीसीजी स्कीम, उसमें जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था उसको रिड्यूस करना था डोमेस्टिक प्रिक्योरमेंट के लिए। इन्हांस MEIS स्टैंडर्ड टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो MEIS है, जो मर्केंडाइज वाली स्कीम है, उसको बेसिकली यही मोटो था कि जितने भी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनको आगे इन्हांस करना था, राइट। आप देखते हैं कि SEIS बेसिकली क्या कहता है, एक्सटेंडेड टू ऑल नोटिफाइड सर्विसेज सच एज बिजनेस, लीगल, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, होटल एंड रेस्टोरेंट, राइट। जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज है, राइट, उनको ये बहुत इन्हांस करती है कि आप एक्सपोर्ट करिए, राइट। उसके लिए स्कीम आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2021-2026, इसके बेसिकली एम्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके जो एम्स हैं, बूस्ट द एक्सपोर्ट फॉर बोथ सर्विसेज एंड गुड्स, एंड जितने भी जो सर्विसेज एंड गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, राइट। उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा एक्सपोर्ट हो सके, राइट, जितनी सर्विसेज हैं। दिस एम विल बी अचीव बाई एड्रेसिंग बैरियर्स constantly related to the regulatory
policy and framework that help in lowering the transaction cost and help in easy of business doing. बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जितने भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है, राइट, सॉरी, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है बोथ सर्विसेज एंड गुड्स को उसको बूस्टअप करना है, राइट। सेकेंड बताया गया है हेल्प द डिस्ट्रिक्ट टू रीच इट्स पोटेंशियल एज अ एक्सपोर्ट हब। यहाँ पे हम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हेल्प करना है ताकि वो एक एक्सपोर्ट हब क्रिएट कर सके, राइट। The Commerce Department through DGFT engages with the state government and the union territory for the implementation of the initiative. इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो DGFT है उसने क्या करा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो या जो यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट, उनके साथ इंगेज करना ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हब बन सके जो एक्सपोर्ट हब, राइट। और नेक्स्ट आता है इम्प्रोवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ऑपरेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज and manufacturing sectors to correct the trade imbalance in India। इसमें यही बताया कि जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस ऑपरेशन हो रहा है जो हमारे इम्बैलेंस इन इंडिया उसको एक मेंटेन करके पूरा प्रॉपर बैलेंस कर सके, राइट। रेगुलर मीटिंग विल बी हेल्ड विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसमें रेगुलरली मीटिंग हेल्ड होती है किस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टू टेक देयर इनपुट्स, राइट। रेगुलरली यहाँ पे मीटिंग्स होती है, किसके साथ में मीटिंग्स होती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ में या इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथन इंडियन एग्रीकल्चर। हमें इंडियन एग्रीकल्चर को मजबूत करना है, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज को, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी जनरेट करना है एंड इनकरेज शेयर होल्डर्स टू स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। और जो शेयर होल्डर हैं उनको इंक्रेज करना है, सॉरी, जो स्टेक होल्डर हैं उनको इंकरेज करना है क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग, राइट। एंड प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, यानी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करना है। बेसिकली सारे ये एमएफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो आपको ये एम्स भी पता होना चाहिए कि न्यू जो एफटीपी है उसके क्या एम्स है, राइट। इसके अलावा जो मेजर एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ पे कुछ मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो न्यू पॉलिसी है मेक इंडिया एन यूएस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी उसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनी, राइट। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, जिससे मैंने बताया कि इसमें ये भी हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट। एंड थर्ड आता करेक्टिंग इम्बैलेंस विन इंडिया, जो इम्बैलेंस है इंडिया के साथ में उसको करेक्ट करना है, प्रॉपर बैलेंस लेके आना है। तो बेसिकली हमारी 3 एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, राइट। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-2026। इसमें आता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, आप एक डायग्राम दे सकते हैं, जो डायग्राम दिया गया है उसमें टैक्स ब्रेक है, राइट, और ई कॉमर्स एंड डिजिटलाइजेशन है, WTO कंप्लेंट टैक्स बेनिफिट है, इनकलकेशन ऑफ एक्सपोर्ट अवेयरनेस प्रोटोकॉल है, राइट, एंड फ्यूअर सब्सिडी एंड इंक्रीज सपोर्ट है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। तो हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्दर। जो WTO कंप्लेंट टैक्स, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो कंप्लेंट है टैक्स इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग, उसमें ये बताया गया है, राइट। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट RODEP टू एंड द नीड ऑफ द ऑल example WTO tax benefit RODTEP become effective from 1st January 2021 and it replaces MEIS, but the rates and the conditions of the scheme is to be announced, right। ये जो स्कीम है जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये आई है, राइट, इसने किसको रिप्लेस किया है, जो प्रीवियस स्कीम थी MEIS उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि इसने किसको रिप्लेस करा है, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो 2015 की पॉलिसी आई थी उसमें 2 स्कीम लॉन्च करी गई थी, MEIS SEIS, उन दोनों स्कीम को रिप्लेस करके न्यू स्कीम आई है RODEP, राइट। ये आ गई है, पर इसमें अभी जो इसकी जो रेट्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ द स्कीम अभी वो अनाउंस नहीं हुए, वो जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, राइट। और जो सेकंड इसकी जो एक्सपेक्टेशन है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की,
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करना है। द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलप्ड एंड दस the government has introduced a scheme in 2016 to develop the trade infrastructure for the export sector. The scheme was introduced for a period of 3 years, right? ये जो स्कीम है वो 3 इयर्स के लिए इंट्रोड्यूस करी गई है। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें अपग्रेड करना है ताकि हमारा जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी जो एक्सपोर्टर है, उनको बेनिफिट मिल सके और मैक्सिमम जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके, राइट। थर्ड पॉइंट आता है डिजिटलाइजेशन, यानी जो हमारा इसको पूरा डिजिटलाइज करना है। द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन मेक्स द होल प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पेपरलेस एंड ऑनलाइन। जितना भी हम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको पेपरलेस करना है और उसको ऑनलाइन मोड में लेके आना ताकि बहुत कन्वीनियंट हो, राइट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर्पज से, राइट। दिस हेल्प इन ब्रिंगिंग अ ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेड हैपन ग्लोबली। जो ये जो आएगा डिजिटलाइजेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा इन द ट्रेड हैपन्स ग्लोबली। जो वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है उसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। thus the policy must be formulated to make the whole process digitalized। इस पॉलिसी बनाने के लिए यही मत है कि जो पूरा होल प्रोसेस है उसको हमें डिजिटलाइज करना है, राइट। आता है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। ये बहुत ही इजी होना चाहिए, कोई भी आदमी आके कोई भी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है तो आराम से मुझे इजी एक्सेस होना चाहिए। दिस इज अ प्रॉब्लम डेट go back related to lending money to MSMEs, right, micro small medium enterprise because they lack adequate collateral, राइट। इसमें बहुत ही अच्छा इजी एक्सेस होना चाहिए, जितनी भी जो हमारी MSMEs हैं उनको बहुत ही इजी एक्सेस होना चाहिए। देयर इज अ डिमांड ऑफ क्रेडिट एक्सेस फॉर द एक्सपोर्टर स्पेशली MSMEs। This policy can help to start or open up the alternative avenue, and advisory group had advised to increase the borrowing limit at the Export and Import Bank of India। इसको क्या होगा इससे कि बहुत ही जो हमारी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, राइट, उसको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ही इजी एक्सेस कर पाएगा क्योंकि उनके लिए वो इतने एडवांस नहीं होते, इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज नहीं है उनके पास, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिफिकल्टीज आती हैं। पर इस स्कीम को ये बताएगा कि उनको बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस मिलना चाहिए। टैक्स ब्रेक, जो नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स ब्रेक। द गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईजिंग एंड लोअरिंग द टैक्स रेट। इसमें ये बताया कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करना चाहिए, राइट, बहुत ही इजी और बहुत ही कम टैक्स रेट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री purposes to simplify the export duty structure, high duties on finished product and lower and minimal ड्यूटीज ऑन द रॉ मटेरियल। इसमें ये बताया गया जितने जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उन पे आप हाई ड्यूटी चार्ज कर सकते हो और जितने भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, राइट, उनमें आप बहुत ही लोअर और ड्यूटीज चार्ज करो, राइट। इम्पोर्ट विश लिस्ट, इंडियाज import community has a wish list that include permission to capital goods on self certification basis to import prohibited goods with the approval of central governments or inter ministerial standing committee, right। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट अवेयरनेस। जो एक्सपोर्ट अवेयरनेस, बहुत सारे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग उनके अंदर अवेयरनेस नहीं, तो उसको अवेयरनेस को बढ़ाना है, राइट। देयर आर मैनी एक्सपोर्टर्स हु लेक अवेयरनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे ऐसे जो एक्सपोर्टर हैं जो अभी अवेयर नहीं है और बहुत सारी उनके अंदर कमी है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट फॉर्मुलेट पॉलिसी इन सच अ वे दैट इट कंसिस्ट ऑफ वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू मेक द एक्सपोर्टर अवेयर अबाउट द इंटरनेशनल लॉज, ग्लोबल मार्केट एक्सेट्रा, राइट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए, राइट, जो जैसे हमें वर्कशॉप करना चाहिए, राइट, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन करना चाहिए, राइट, जिससे जो एक्सपोर्टर है उनके अंदर एक अवेयरनेस आए, राइट, इंटरनेशनल लॉज क्या है, राइट, ग्लोबली मार्केट क्या है, उसके रिगार्डिंग उनके अंदर एक अवेयरनेस आना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को वर्कशॉप करना चाहिए और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको भी चलाना चाहिए, राइट। तो जो बेसिकली इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन इसका ये निकलता है, विद द हेल्प ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इट कैन इंश्योर अ स्टेबल डिमांड एंड सप्लाई दैट हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। द पॉलिसी हैज अलाउड टू कंट्री टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द कंट्री टू मेक इंडियाज पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि हमें जो अपना इम्पोर्ट एंड जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत इंक्रीज करना है, राइट, और प्रॉपर
बैलेंस करना है, राइट, ताकि जो इंडिया की पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो, बहुत ही एक अच्छी पोजीशन हो, राइट। तो इसमें यही सारा डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस कर दिया। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, राइट, तो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, राइट। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं जीसी नेट की, तो उनके साथ मिलके आप एक स्टडी कर सकते हैं, राइट। अपने डाउट्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर उसके अलावा मैं भी वहाँ पे रेगुलरली अपडेट डालता रहता हूँ, रेगुलरली वहाँ पे अप्लाई करता रहता हूँ, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, राइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.